नमस्कार, कार्यक्रम लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश के बजट पर हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 18वें सत्र के पहले दिन सपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। विधानमंडल सत्र के पहले दिन का सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की और वेल में उतर आए। खास तौर पर सपा सदस्य सरकार विरोधी नारों की तख्ती लेकर सदन में आ गए। उन्होंने राज्यपाल गो बैक गो के नारे भी लगाए। वहीं महंगाई, आवारा पशुओं से बचाने को लेकर जमकर नारेबाजी की। इन सब चीज़ों को समझेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले खबर पर नजर। यूपी विधानसभा सत्र की सोमवार को हंगामेदार शुरुआत हुई। सत्र से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने सभी विधायकों से अपील की कि वो राज्य के विकास के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करें। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि 2022 और 23 के लिए राज्य का बजट 26 मई को पेश किया जाएगा। सरकार उन मुद्दों पर चर्चा करने और उनका जवाब देने के लिए तैयार है जिन्हें विधानसभा के सदस्य उठाएंगे। 25 करोड़ लोगों के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, समाज के प्रत्येक नागरिकों के हितों के लिए जो बजट यहां पर प्रस्तुत होगा, उस बजट में सभी माननीय सदस्य भाग लेंगे और बजट को पारित करा करके प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने में अपना योगदान भी देंगे। लेकिन सत्र शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा में प्रदर्शन करते दिखे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सदन में पहुंच गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना अभिभाषण शुरू किया कि विपक्ष खास तौर पर सपा, कांग्रेस और बीएसपी के सदस्यों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। सपा के सदस्य महंगाई की ये सरकार नहीं चलेगी, आवारा पशुओं से बचाओ, महिलाओं का सम्मान नहीं, कानून का राज नहीं, विपक्ष पर झूठे मुकदमे खत्म करो जैसे नारों की तख्तियां लिए हुए थे। उन्होंने कई बार नारे लगाते हुए पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। सपा के कई सदस्यों के हाथों में तख्तियां थीं, जिन पर लिखा था बुलडोजर का भय दिखाकर जनता से लूट बंद करो। सपा सदस्य लगातार जोर शोर से नारे लगाते रहे। सपा की महिला सदस्यों ने सफेद रंग की जैकेट पहनी और वे वेल में उतर आईं। उनकी जैकेटों पर महिलाओं को सम्मान नहीं, कानून का राज नहीं लिखा हुआ था। महिला सदस्यों ने वेल में जमकर नारेबाजी की। वे महिला सुरक्षा के मुद्दे उठा रही थीं। इस दौरान राज्यपाल लगातार बिना रुके अभिभाषण पढ़ती रहीं। उन्होंने योगी सरकार की 5 साल की उपलब्धियों का सिलसिलेवार ब्यौरा पेश किया। खास तौर पर कानून व्यवस्था, किसानों को लेकर लाई गई योजनाओं और दूसरे विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने राज्य को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए जाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र को लेकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यपाल ने 1 घंटा 1 मिनट और 15 सेकंड तक अभिभाषण पढ़ा। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा की कार्रवाई करीब 20 मिनट के लिए स्थगित रही। बाद में सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सदन की आगामी बैठकों के लिए निर्धारित एजेंडे की सदन को जानकारी दी। इससे पहले आजम खान ने विधानसभा सदस्यता की शपथ ली। आजम खान को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अपने पक्ष में शपथ दिलाई। आजम ने मीडिया से बात नहीं की। सपा विधायकों के साथ वे सपा विधानमंडल कार्यालय चले गए। हालांकि इसमें दो राय नहीं कि करीब 2.5 साल तक सीतापुर जेल में बंद आजम खान के जेल से बाहर निकलते ही यूपी की सियासत में नई हलचल पैदा हो गई है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे आजम खान के अगले कदम को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। रविवार शाम को तस्वीर उस समय काफी कुछ साफ भी हो गई जब अखिलेश यादव की ओर से बुलाई गई सपा विधायक दल की बैठक से आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम नदारद रहे। अखिलेश यादव के बागी चाचा शिवपाल यादव भी इससे दूर रहे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आज से शुरू हुए विधानसभा सत्र से पहले सपा विधायक दल की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सपा के सभी विधायकों को बुलाया गया था। विधानसभा में विभिन्न मुद्दों पर सरकार के खिलाफ पार्टी का रुख तय करने के लिए हुई इस मीटिंग में न तो आजम खान ही शामिल हुए और न ही उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम। दोनों ही रविवार को रामपुर में ही मौजूद थे। आजम और अब्दुल्ला के सपा विधायकों की बैठक से दूरी बनाए रखने को लेकर सियासत गर्मा गई है। सपा से जुड़े नेता इसको लेकर तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव की बैठक से किनारा करके आजम खान ने ये जाहिर कर दिया है कि वह पार्टी के लिए सिरदर्द बढ़ाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो बजट होते हैं, अनुमान लगाया जाता है और बजट का मतलब है साल भर की प्राथमिकताएं तय करती है सरकार। उसके बाद वो एक अनुमान लगाती है कि इतना खर्चे में हमारा इतना काम हो जाएगा। लेकिन विपक्षी दलों का कहना ये रहता है कि भाई इसमें जो कमियां हैं उस पर भी नज़र दौड़ाई जाए और वो सवाल खड़े करना विपक्ष का काम होता है। हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे रूबरू कराते हैं। अनीता अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगी। प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। चंद्रेश कुमार सिंह प्रवक्ता कांग्रेस और प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। इनसे हम बजट की जो पेचीदगियां हैं, जो बड़े मुद्दे हैं या उसकी जो टेक्निकल पॉइंट्स है उसको समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और भुवन जोशी से चूंकि हम शुरुआत करते हैं, काफ़ी हंगामा देखने को मिला आज बजट में। भुवन जी, इस तरह की शुरुआत, और आप महिलाओं के सम्मान की भी बात करते हैं, लेकिन जो आज शुरुआत हुई जिस तरह की और समाजवादी पार्टी के लोग पट्टी लेकर उतर गए, तो ज़रा धीमे से शुरुआत हो जाने देते, उसके बाद अपनी बात रख लेने देते। अभी तो बात रखने का मौका भी नहीं मिला। आज मुझे हमारे सबके प्रेरणा स्रोत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की वो बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था, संसद आवारा हो जाती है, सड़कें सूनी हो जाती है। आज इस बात को चरितार्थ करने का काम हमारे माननीय नेता अखिलेश यादव जी ने करा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के जो बुनियादी मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, इसके अलावा जो भ्रष्टाचार है, इसके अलावा जो बुलडोजर का दुरुपयोग है, इसके अलावा हम देख पा रहे हैं मातृशक्ति के लिए हमने सुरक्षा नहीं हो पा रही है और एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट कर रही है। तो इन सब के बाद वो ऐसा माहौल उत्तर प्रदेश में तैयार कर दिया है कि निश्चित तौर पे बुनियादी मुद्दे हमसे दूर हो गए। आपस में हम लोगों को डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, उसका एक माहौल उत्तर प्रदेश में बना दिया जाएगा। तो आज हमें जो उत्तर प्रदेश की महान जिम्मेदारी 25 करोड़ लोगों की जो जिम्मेदारी है माननीय अखिलेश यादव जी के कंधों पे, आज उस जिम्मेदारी का निर्वहन हमने करा। जो बुनियादी मुद्दे थे उनको उठाने इतना हंगामा करके कार्रवाई को बाधित कर देना कहाँ का न्याय है? आपको पता है कितना नुकसान होता है एक दिन की कार्रवाई में? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है, एक वेब सीरीज चल रही है और निश्चित तौर पे इस वेब सीरीज के जो प्रायोजक है, प्रोड्यूसर है, वो भारतीय जनता पार्टी है और डायरेक्टर RSS है। और मस्जिद मजार, बजट से कोई प्रॉब्लम है आपको? देखिए लड़ाई ये बड़ी है। लड़ाई उन ताकतों के खिलाफ है जो विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं, गरीबों की आवाज को दबाना चाहते हैं। बजट पे हो रही है, बजट को लेकर उन्होंने कहा है कि 6 लाख करोड़ का बजट है, उनकी जो प्राथमिकताएं हो उसके आधार पर वो आगे बढ़ेंगे। तो बजट से कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? देखिए, हमें जो विपक्ष की जिम्मेदारी दी है उत्तर प्रदेश की महान जनता ने दी है। हम किसी को खुश करने के लिए यहाँ पर नहीं आए, और ना तो हम रसमलाई खाने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमें जो बुनियादी मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश की जनता ने, जो 25 करोड़ की जनता ने हमें विपक्ष का मजबूत विपक्ष बना के भेजा है, उनकी जिम्मेदारी का निर्माण हमारे माननीय नेता अखिलेश यादव जी। तो मजबूत विपक्ष तो सवालों में नजर आ जाता है ना, उसके लिए सवाल खड़े करने चाहिए। हंगामा करना कहाँ तक उचित? मैं कहना चाहता हूँ, शक्तियों में बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ रविंद्र भाई, उसमें जितने हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, जितना पूरा उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोग बैठे हैं, उनके बुनियादी मुद्दे थे। हमारे कोई व्यक्तिगत मुद्दे नहीं थे, हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हम लड़ाई लड़ने का काम 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की महान जनता की लड़ाई को लड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। जी, अनीता जी हमारे साथ जुड़ गए। अनीता जी, बजट में बहुत सारी उम्मीदें होती हैं लोगों की, जो जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत उम्मीदें हैं और योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि उन उम्मीदों को हम पूरा करते नजर आएंगे। लेकिन तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी पर सरकार बात नहीं करती, महंगाई पे बात नहीं करती, और जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो उत्तर प्रदेश का तैयार किया जाएगा, उसको लेकर क्या लगता है कि जो पिछले बजट थे वो सारी बातें, वो सारे वादे पूरे हो चुके हैं अब तक? देखिए, सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं कि बजट जो भी आएगा वो जनता के अनुकूल आएगा, क्योंकि हमने हमेशा जनता का ध्यान रखा है और जनता को हमेशा, क्योंकि जनता हमारे साथ जुड़ी है, हम जनता के साथ जुड़े हैं, इसलिए इस मामले में बिल्कुल भी निश्चिंत रहना चाहिए कि जो भी बजट आएगा वो बिल्कुल अनुकूल आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और विपक्ष का काम केवल राजनीति करना है, विपक्ष का काम केवल विरोध करना है, विपक्ष का काम कहीं सहयोग करना नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, अगर विपक्ष का सहयोग भी करने लगे तो कम से कम बात ही कुछ और हो जाए। नहीं, विपक्ष तो कह रहा है कि हम जायज सवाल कर रहे हैं, बेरोजगारी पर आप बोलते नहीं, किसान पर आप बोलते नहीं,
कितने रोजगार दिए आप बताते नहीं, महंगाई पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। नहीं, पेट्रोल डीजल की कीमतें घटी, इसके लिए तो कोई नहीं कह रहा कि उन्होंने कीमतें घटा दी है, गैस की, इसके लिए कोई नहीं बोल रहा है। और जहाँ तक ये किसानों की बात, किसान सब इस समय अपना साथ है, किसानों का जो भी है उसका चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज किसानों के उनको मूल्य मिल रहा है, उनको साल का वो भी मिल रहा है, हक भी दे रहे हैं किसानों को। और जहाँ तक विकास का कार्य है वो भी तेजी से चल रहा है। हमने अपने सारी योजनाओं को निचले स्तर तक लागू किया है। हमने आयुष्मान भारत से सब गरीब व्यक्तियों को जोड़ा है, गरीबों को राशन पानी सब दे रहे हैं। ये केवल विपक्ष राजनीति कर रहा है, टोटल विपक्ष राजनीति कर रहा है। जनता से कोई ऐसा नहीं। पहले आप बताइए, अगर जनता नाराज हो तो पहले एक बात नहीं, विपक्ष के जो लोग होते जनता उनके साथ खड़ी होती थी कि नहीं होती थी? आंदोलन करना, प्रदर्शन करना, ये करना। आज क्यों नहीं ऐसा? किसान तो 1 साल से ऊपर खड़े रहे ना। नहीं, इनके पास जनता ही नहीं है, जनता इनका साथ ही नहीं दे रही इनको, क्योंकि जनता को मालूम है कि गन्ने के मूल्य की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के किसान तो चिल्लाते रहे कि गन्ने का सही दाम उनको नहीं मिल पा रहा है। उस पर अभी तक कोई विचार ना कोई बयान सामने आया। ये क्यों विपक्ष कह रहा, किसान नहीं कह रहे, ये विपक्ष कह रहा। मैंने कहा ना, किसान कोई भी नहीं, अगर किसान अगर विरोध करते कुछ करते, पश्चिम में सबसे ज्यादा सीटें हमारी आई है। ये केवल विपक्ष की राजनीति है और कुछ किसानों के नेताओं की राजनीति है। किसान नहीं है उसमें, किसानों के जो नेता हैं जो किसी विपक्षी दलों के साथ मिले हुए हैं, वो सब राजनीति कर रहे हैं। तो किसान तो अपना नेता चुनते हैं ना, किसान तो अपना नेता बनाते हैं, उनकी अगुवाई करने वाला कोई ना कोई नेता तो ना, वो राजनीति करने के लिए तो आते नहीं है। नहीं, सुनिए, आपने देखा नहीं टिकैत के साथ जो थे वो अपना अलग गुट बना के बैठ गए हैं। तो ये आप देखिए, उनमें आपस में इसलिए भी गुट हो रहे हैं ना, इसका कारण ये है कि वो गलत बातें जो साथ दे रहे हैं, इस वजह से हो रहा है। देखिए, आज मैं आपको पहले विश्वास दिला दूं कि जनता हमारे साथ थी, हमारे साथ है, हमें उनका पूरा विश्वास है, उनको हम पे भरोसा है। तो बजट में होगा क्या? भरोसा पे कायम है। और युवाओं के लिए क्या होगा? जनता के अनुकूल आएगा बजट, जो भी आएगा जनता के अनुकूल आएगा। जनता से हट के कोई ऐसा बजट नहीं आएगा जो जनता के प्रतिकूल हो। कुछ अनुमान के मुताबिक कुछ आप बता सकती हैं, कोई प्रकाश डाल सकती हैं, ताकि जनता को ये सुनिश्चित कर ले कि हाँ, बजट हमारे फायदे के लिए रहने वाला है। देखिए, बजट जब आएगा तो सबके सामने आएगा। अभी मैंने आपको इतना विश्वास दिला रही हूँ कि जनता के अनुकूल आएगा, प्रतिकूल नहीं आएगा, इतना भरोसा जुड़े। चलिए, चंद्रेश भी जुड़ गए हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से। और चंद्रेश, जो भी नीयत है सरकार की वो सही है, आने वाला बजट भी बेहतर होगा, लेकिन क्या पिछले बजट को भी बेहतर मानते हैं? उनकी बातें पूरी हो गई, आपको लग रहा है? पिछले 5 साल के सरकार के कार्यकाल को यदि हम नजर गड़ाकर देखें तो भारत सरकार के जो रिपोर्ट कहते हैं, नीति आयोग का रिपोर्ट कहता है कि उत्तर प्रदेश भारत में गरीबी में नंबर 1 पर आ गया। मानवाधिकार आयोग का रिपोर्ट कहता है कि मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। गाय के नाम पर ये सरकार में आए थे, गौशालाओं में गाय भूख और प्यास से तड़प कर मर रही है। उत्तर प्रदेश के हालात जर्जर है, उद्योग का कहीं निर्माण नहीं हुआ, औद्योगिक और संरचना के निर्माण न होने के कारण उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। यूपीएससी के पेपर लीक मामले में या परीक्षा के दौरान हुए भ्रष्टाचार के मामले में आप देखिए क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, मजदूर सब बेहाल हैं। और बातें ये बड़ी बड़ी करते हैं तो जुबान है, आपको बोलने का हक है, कुछ भी बोलिए, बोलते रहिए। आज हमने राज्यपाल महोदया का अभिभाषण भी देखा, पूरा अभिभाषण में इन्होंने कपोल कल्पित ही बातें की, जिसमें ना तो हमें कोई दृष्टि थी, जिसमें ना कोई नीति नजर आई और ना ही इनकी साफ सुथरी कोई नियत हमें नजर आई। तो भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जो ये कहते हैं वो करते नहीं, और जो ये करते हैं वो कभी कहते नहीं। बिल्कुल, यामिनी जी, आपने तीनों लोगों को सुन लिया, लेकिन बजट की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, सरकार तय कर लेती है। और अब तक चूंकि बेरोजगारी पर लगाम लगाने की बात कही गई, जिस पर लगाम नहीं लग पाई, और उसको लेकर कई ऐसी भी तस्वीरें आई जिससे युवाओं में काफ़ी गुस्सा भर गया। किसानों की जो बात कर रहे हैं कि किसानों ने भी अपनी नाराज़गी जाहिर की, गन्ना मूल्य को लेकर अभी भी वो परेशान रहते कि उनको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में बजट से क्या लगता है कि उम्मीदें पूरी हो पाएंगी? और बजट अगर होगा तो किस तरह का होगा? क्या बजट की जो रकम है वो ज़्यादा बढ़ा देने से बजट जो है उम्मीदों के मुताबिक नज़र आता है? इसलिए सरकार की प्राथमिकता यही रहेगी कि यूपी की इकोनॉमी को कैसे बढ़ाए और उसे एक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनाए 2027 तक। इस प्राथमिकता को नजर रखते हुए सामाजिक दायरों को जो है मजबूत किया जाएगा। कोशिश किया जाएगा कि निवेश के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में,
चाहे वो एयरपोर्ट्स हों, चाहे वो पोर्ट्स हों, चाहे वो किसी भी तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, आपके रेलवे रोड्स हैं, उसके अंदर जो निवेश किया जाएगा उस निवेश से जो है लोगों को रोजगार मिले। कोशिश ये भी की जाएगी कि निवेश ज्यादा से ज्यादा यूपी के अंदर जो है आने के लिए निमंत्रित किया जाए। जैसे आईटी एक्सपोर्ट्स में यूपी जाना जाता है, नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के अंदर, वैसे ही बाकी की जगहों पे भी निवेश किया जाए। अगर आप देखें यूपी के अंदर खास तौर पे नजर आता है एग्रीकल्चर सेक्टर का महत्वपूर्ण रोल, तो इसलिए खासा जरूरत है फार्मर्स को मदद पहुंचाने के लिए, जिसके लिए जो केंद्रीय सरकार है उसने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाए थे ताकि जो है वो अपने सामान को कहीं पे भी बेच सके और उसका मूल्य ले सके जिसके ऊपर वो जो है उनको फायदा पहुंचे। एमएसपी को भी बढ़ावा दिया गया 1.5% इंक्रीज करके, जिसका फायदा फार्मर्स तक पहुंचा है। अभी जो नजर आ रहा है फार्मर्स के लिए वो यही है कि उनके लिए कैसे जो माध्यम है, चाहे वो एनर्जी के रिसोर्सेज हों, चाहे वो इरिगेशन के माध्यम हो या कैनाल सिस्टम्स है डेवलप करने हैं, वो कैसे डेवलप किए जाएं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले। इंडस्ट्री के लिए सबसे खास तौर पे एक जो महत्वपूर्ण चीज है जो देखी गई है इस सरकार ने की है, वो लॉ एंड ऑर्डर पे मेंटेनेंस है। खास तौर पे अगर कोई भी निवेश तब करता है जब उसे लगता है कि वो निवेश सेफ रहेगा और जो है उसका ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, जिसमें कॉरिडोर्स बने हैं वो जरूरी है, मेट्रो लेन्स बन रही हैं, मेट्रोज बन रही हैं वो जरूरी है, आपके धाम बन रहे हैं ताकि इंट्रिंसिक टूरिज्म जिसे कहते हैं, आपसी जो टूरिज्म है वो बढ़े, जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं ताजमहल या और जगहों पे उसको बढ़ोतरी मिले। तो इन चीजों पे निवेश किया जाएगा, एजुकेशन पे निवेश किया जाएगा, अर्बन डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट पे निवेश किया जाएगा। जी बिल्कुल। प्रोफेसर जोशी, चूंकि बहुत सारी एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की है यहाँ पर यामिनी जी ने कि इस तरह का बजट होगा तो निश्चित तौर पर बहुत सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी प्रदेश के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सुरक्षा को लेकर इंतज़ाम चाक चौबंद किए हैं, उनका कहना है कि अगर कानून व्यवस्था सही होती है तो व्यापार बढ़ना लाजमी हो जाता है। तो पहले वो कानून व्यवस्था सही कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर रहे हैं, जिस वजह से व्यापार भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ रोजगार के भी जो है संसाधन विकसित होंगे। इन चीज़ों से आप इत्तेफाक क्यों नहीं रखते हैं? देखिए, कानून व्यवस्था का तो आनंद ये है जिस पुलिस प्रशासन पर जिम्मेदारी होती है। एनसीआरबी के आंकड़े जो है आपने भी देखे होंगे ना। जी, मैं कहना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी से जिस पुलिस प्रशासन पे जिम्मेदारी होती है रेप को रोकने की, वो रेप में लगे हैं। जिस पुलिस प्रशासन में जो जिम्मेदारी होती है अपराध को रोकने की, वो अपराध में लगे हुए हैं। और निश्चित तौर से लॉ एंड ऑर्डर की एनसीआरबी भवन जी, एनसीआरबी ये कहता है कि आंकड़ा जो अपराध का है वो कम हुआ है, ऐसा नहीं कि वो बढ़ा हुआ बता रहा है। मैं आपको ताजा उदाहरण बता रहा हूँ। एक जाति विशेष के दो बहनों का आपने चंदौली में आपने सुना होगा, आपके चैनल के माध्यम से भी, देश कैमरे चैनल के माध्यम से भी। और आप देखिए कि अपराध के लगातार और प्रशासन की यही स्थिति है। मैंने आपको चैनल में एक बार पहले ही बताया था कि मोदी नगर में एसडीएम साहिबा पीड़ित परिवार को धमकाने का काम करती है। ये इतनी हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के शासन में ऐसी हो गई कि वो धमका रही है मेरी पत्नी जिसका बच्चा मर गया। ये कितनी बड़ी विडंबना है रविंद्र भाई, वो आपका मेरा बच्चा था। तो ऐसी तो कोई सरकार नहीं है ना जिसमें अपराध का ग्राफ एकदम से गिर गया हो। ऐसी तो कोई सरकार नहीं है। हर सरकार में ऐसे जो मामले हैं वो सामने आते रहे, चाहे आपकी सरकार हो चाहे बीएसपी की सरकार रही हो। लेकिन यहाँ पर इनका कहना ये भी है कि हमने माफियाओं पर लगाम लगाई। देखिए, इनका जो हम कह रहे हैं, इनका जो माननीय योगी जी जो बुलडोजर चला रहे हैं, बुलडोजर चलाए, महंगाई के खिलाफ चलाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए, जो परीक्षा माफिया हाफिया उसके खिलाफ चलाए। हम भी बुलडोजर को सहयोग करेंगे। हमारे यहाँ कांग्रेस के मित्र ये भी सहयोग करेंगे, जिससे विपक्ष के सब सहयोग करेंगे। लेकिन जब इनका बुलडोजर एक धर्म विशेष के खिलाफ, एक जाति विशेष के खिलाफ चलता है, तब हमें दिक्कत होती है। निश्चित तौर से हम कहना चाहते हैं, एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ जिससे मेरे सारे कांग्रेस के पास ढकेंगे। जिस पार्टी को जिम्मेदारी थी भारत को जोड़ने की, उत्तर प्रदेश को जोड़ने की, वो उत्तर प्रदेश को और पूरे भारत को खोजने के लिए ये कहाँ का कल्चर है? ये क्या करना चाहते हैं? देश और प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से।
उत्तर प्रदेश का बजट जिस तरह का होगा उसकी एक तस्वीर योगी आदित्यनाथ ने दिखाने की कोशिश की और यहाँ भी हम अपने जो पैनल है उनमें समझने की कोशिश कर रहे हैं उनसे कि आखिर सही स्थिति बजट की क्या है और कितना फ़ायदा किसानों को होगा। बेरोज़गारी के मुद्दे पर जब सवाल खड़े किए जाते हैं तो क्या जो बेरोज़गारी पर सवाल खड़े किए उनका जवाब इस बजट में युवाओं को मिल पाएगा। महिलाओं ने अपना वोट प्रतिशत बहुत ज़्यादा दिखाया है सत्ता की भागीदारी में, ऐसे में महिलाओं के लिए क्या कुछ खास होगा, इन सभी चीज़ों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अनीता जी बड़े गंभीर सवाल खड़े किए भुवन जी ने, उन सवालों का क्या जवाब देना चाहेंगे? और एक सवाल ये भी हम आपसे करना चाहेंगे कि बजट की धनराशि ज़्यादा दिखा देने से क्या ये कहा जा सकता है कि बजट बहुत बढ़िया है? देखिए ये बात बिल्कुल सही है। बजट की अगर धनराशि ज्यादा होती है तो इसका मतलब विकास कार्य ज्यादा हो रहा है। और आप देखिए जो पहली सरकारें थी जो अब विकास कार्य तो कितना फर्क है। आज विकास कार्य हमारा चाहे सड़कों का हो, चाहे नदियों का, चाहे किसी भी चीज का हो, चाहे हमारे हॉस्पिटल हो, चाहे हमारे स्कूल हो, सब जगह बने, मेडिकल कॉलेज सब जगह बने। अभी ये बैठे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते समाजवादी पार्टी। इनसे पूछिए कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कितने स्कूलों का किया, इन्होंने कितने हॉस्पिटल का किया, इन्होंने कितनी सड़कें बना दी, कितना विकास कार्य कर दिया, कितना लोगों को इन्होंने रोजगार दे दिया, इन्होंने सिवाय अपराधियों को संरक्षण दिया। समाजवादी पार्टी तो कहती है सारा फीता तो आप ही काट रहे हैं, काम तो उन्हीं ने किया था। अरे सुन लीजिए, अपराधियों को संरक्षण दिया, आतंकवादियों के पक्ष में मुकदमे किए और सांप्रदायिकता इन्होंने फैलाई। आए दिन दंगे होते थे, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त पड़ी थी। आज बिल्कुल सही हुआ है, उसके बाद ये इस तरह की बातें करते बड़ी शर्म आती है। यहाँ तक कि ये वैक्सीन तक को इन्होंने कहा कि भाजपा की वैक्सीन है, इसको मत लगाइए। जनता के साथ खिलवाड़ किया, उनके कोरोना काल में उनके साथ खिलवाड़ किया, मदद करने की बजाय हमेशा उनका मजाक बनाया। अरे आप कम से कम दुख में तो एक होकर खड़े होते, समझ में आते किसी संस्कृति है आपकी, आपने दुख में भी मजाक बनाया। तो आपसे क्या उम्मीद जनता करेगी, क्या दूसरा करेगा? आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते, पहले अपने अंदर झांक के देखिए। और नहीं, कोविड पे सरकार नाकाम रही ना, स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की बात कही गई थी। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर खरी उतर पाई है? रविंद्र जी बिल्कुल खरी उतरी है। कोविड काल में जितना कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है ना, बल्कि विपक्ष ने जो मजाक बनाया और विपक्ष ने जो कोई काम नहीं किया, जनता के साथ पूरे कंधे से कंधा मिला के काम किया गया है। हमारे एक कार्यकर्ता ने कोविड में काम किया है। और सबसे बड़ी बात हम आपको ये बताना चाहते हैं, जब हम लोग ने राजस्थान से बच्चे ला के उनके घरों तक पहुँचाए हैं, सबने देखा होगा कि हमने। चलिए भुवन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। उत्तर प्रदेश के लोगों को निकाला, भुवन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। अनीता जी निकाला गया, अनीता जी लोगों को निकाला गया और ये लोगों ने सिवाय मजाक सुन लीजिए, आपने सवाल बहुत कर लिए कि कितना काम किया उन्होंने, उनके सत्र में क्या क्या काम हुए उनके बजट में, तो उनसे सवाल का जवाब ले लेते हैं। भुवन जी जवाब दीजिए कि आप जब बजट लेकर आए थे तो काफी बजट का जो काफी पैसा है वो बाकी रह गया था, आप पूरा पैसा खर्च नहीं कर पाए थे, अनुमान कुछ था लेकिन लागत कुछ लगी। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जब एक्सप्रेस वे रोड बनाया तो उसमें हिंदू भी चलते हैं, मुसलमान भी चलते हैं, सिख भी चलते हैं, ईसाई भी चलते हैं। एलिवेटर रोड बनाया जिसमें मैडम भी चलती होगी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी रहती है, उसमें हिंदू भी चलते हैं, मुसलमान भी चलते हैं, सिख भी चलते हैं, ईसाई चलते हैं। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे युवा विद्यार्थियों को लैपटॉप देने का काम करा, जो कि भारत में उनका रोजगार का साधन बना। उसमें हिंदू को भी दिया, मुसलमानों को भी दिया, सिख को भी दिया, ईसाई को भी दिया। इसके अलावा का पहला अधिकार बताया आपने जब लड़कियों के लिए दिया तो कहा मुस्लिम लड़कियों का पहला अधिकार है। और दूसरी बात, आप जहाँ तक बता रहे लैब बिजली हम लोगों ने पहुंचाई, बिजली गांव में नहीं आती थी, एक हफ्ता बिजली नहीं आती थी, कई गांव ऐसे जो बिजली से वंचित थे। तब हम लोगों ने कहा लैपटॉप आते हैं, बिजली कहाँ है? तो बिजली हमारी ही सरकार ने दी है। आज कोई घर ऐसा नहीं जहाँ बिजली ना हो। आपके यहाँ तो पूरे गाँव में बिजली नहीं होती थी, शहरों में भी केवल आप वहाँ पे अनीता जी बिजली गैप रहती थी। अनीता जी भुवन जी की बात पूरी मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथियों को, एक मजबूत विपक्ष हम लोग हैं, हमारी आवाज को दबाने का प्रयास आप ना करें। जब आप बोलिए उनके सवालों को जवाब दीजिए कि किया क्या आपने। इलेक्ट्रिसिटी बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली उनकी सरकार में ठीक आ रही है, आपकी सरकार में तो पक्षपात किया जाता था। मैं आपको बजट का सपा बजट का अनुमान बता देता हूं, जो 2012-13 में 1,79,445 अनुमान था आपका और 1,65,561 जो वास्तविक खर्च आया था। 2013-14 में 2,02,613 था लेकिन खर्च आया था 1,92,000। हर जगह तो पैसा बचा है, खर्च ही नहीं कर पाए। यानी जिस उम्मीद के साथ
जहाँ जहाँ खर्च होना चाहिए तो वहाँ खर्च नहीं कर पाए। मैं कहना चाहता हूँ रविंदर जी, जिस हिसाब से महंगाई की दर बढ़ी है, लगातार महंगाई बढ़ी है, उस हिसाब से बजट आज भी कम है। निश्चित तौर पे आज भी किसानों को गन्ने का मूल्य नहीं मिल पा रहा। लगातार उम्मीदें क्या है, सरकार से क्या उम्मीदें हैं बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर एक बात और मैं प्रवक्ता जी का दे दूं जवाब, जब इनके टाइम में ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मर गए, और एक उस समय जो वातावरण चला, जो वातावरण चला, लोग लगातार मरते रहे, लेकिन ये लोग अपना आराम से बैठे रहे। और हमारे जो कार्यकर्ता थे, हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, वो लगातार जनता के बीच में व्यक्तिगत आ रहे हैं नेता जी, आपके पास आ रहे हैं। व्यक्तिगत मदद करने का काम हमारे नेता अखिलेश यादव जी, हमारे नेता विपल यादव जी, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष, जिससे हमारी पार्टी के पदाधिकारी थे, सब लोगों ने व्यक्तिगत मदद करने का काम किया, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी थी। निश्चित तौर पे आज हमारी जिम्मेदारी एक मुख्य पक्ष की और ज्यादा। आपकी पार्टी पर तो आरोप लगे रहे भुवन जी कि आपके नेता तो बाहर ही नहीं निकले, सिर्फ कार्यकर्ता जुटे रहे। आपको रविंदर जी मुझे व्हाट्सएप नंबर भेजिएगा, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा अपने सब कार्यकर्ताओं से। आपको जो वीडियो हमारी पार्टी के वेबसाइट पे है, आप देख लीजिएगा। नहीं, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता तो लगे रहे, लेकिन अखिलेश जी नजर नहीं आ रहे थे। आदरणीय डिम्पल जी खुद सड़क पर निकली और उन्होंने मदद करने का काम करा लोगों। रविंद्र जी, एक सेकंड मैं इनको पूछना चाहती हूँ, ये आज ऑक्सीजन का आरोप तो हमें बहुत अच्छा लगा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जब इनके हॉस्पिटल बने थे, कहीं आज ऑक्सीजन प्लांट हर हॉस्पिटल में है, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं जहाँ ऑक्सीजन प्लांट ना हो। जब इनकी सरकार थी, इन्होंने पूछो ऑक्सीजन क्यों नहीं लगाई थी, इन्होंने हॉस्पिटलों में क्यों नहीं ध्यान दिया, क्यों इन्होंने शिक्षा बच्ची को हॉस्पिटल को, इनके समय में अब गोरखपुर में दिमागी बुखार से कितने बच्चे मरा करते थे। अब बताइए, एक भी बच्चे को कुछ हुआ, संस्कार किए। ये कहते हैं ना, पर उपदेश कुशल बोलते रहे। पहले आप अपनी सरकार में आपने बताइए क्या क्या किया, लेकिन आज हम चंद्रेश जी कुछ कहना चाहे। चंद्रेश जी, बेरोजगारी किसान और इंफ्रास्ट्रक्चर, भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट नजर आ रही है अपने काम से। रविंद्र जी समय देंगे जी। मैं भाजपा की प्रवक्ता को भी बड़े ध्यान से सुन रहा था, प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल जी को भी बड़ा ध्यान से सुन रहा था जी। सबसे पहले तभी से मैं आपको उंगली उठा रहा हूँ, मैं कुछ कहना चाहता था जी। प्रोफेसर यामिनी जी जब मुझे सुन रही होंगी तो वो जवाब भी देंगे। मैं भी अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ जी। देश की अर्थव्यवस्था किस रास्ते पर जा रही है किसी से छुपा नहीं है। हम सब जानते हैं कि करेंसी की कमी है, लोग बेरोजगार हुए हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, और करेंसी के लिक्विडिटी के कारण इस देश में महंगाई नहीं है, महंगाई किसी और कारण से है। फिर भी रेपो रेट में वृद्धि किया गया, जिसका खामियाजा EMI चुकाने वाले लोग करेंगे। इन्होंने उत्तर प्रदेश की बात की। उत्तर प्रदेश का हर मंडल अपने किसी खास उत्पाद के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन जीएसटी के मार के कारण लघु और कुटीर उद्योग उत्तर प्रदेश में बर्बाद हो गए, हथकरघा उद्योग बर्बाद हो गए। और अभी बैंक का रिपोर्ट ये कह रहा है कि देश में बड़े उद्योग तो बड़े हैं, लेकिन छोटे उद्योग बर्बाद हो रहे हैं। दूसरी, उनमें निवेश भी कम हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट कहता है कि देश में जब अर्थव्यवस्था बंद थी, ऐसे परिस्थिति में उद्योगपतियों अरबपतियों की संख्या 102 से 142 हो गई और 84% परिवारों की आय में कमी हुई है। देश में 2014 से लगातार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लगातार बेरोजगारी बढ़ रहा है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 101वें पैदान पर चला गया। फिर भी यदि यामिनी जी को लग रहा है कि देश आगे बढ़ रहा है, तो माफ करिए, मुझे आपके अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गहरा खेद है और मैं चाहूंगा कि अर्थशास्त्र का व्यवहारिक अध्ययन करिए। अनीता अग्रवाल जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में आपने कितने उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज बनवाए, आपने आजमगढ़ में स्टेट यूनिवर्सिटी खोल दिया, लेकिन वहां पर सिर्फ आपने उद्घाटन किया, एक ईंट भी अब तक 5 साल में आपने नहीं रखा। और उसी गोरखपुर में आपकी सरकार बनते ही ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों बच्चों ने अपने, सुन लीजिए चुपचाप, मैंने सुना था ऑक्सीजन की कमी से। अनीता जी आ रहे हैं, एक मिनट। अनीता जी, उनको समय कम मिला, उनको बात रख लेंगे, फिर आप उसका जवाब दीजिएगा, आएंगे आपके पास। समय से वेतन न मिलने के कारण गोरखपुर में एक संविदा कर्मी ने आत्महत्या कर लिया। ये योगी का मॉडल है। योगी का राज ये है जहाँ थाने में, अब ये बोलने नहीं देगी ना, इनके साथ समस्या ये है। अनीता जी, बलात्कार पीड़िता का बलात्कार, अनीता जी आ रहे हैं आपके पास।
यह है योगी सरकार, जहाँ थानेदार बलात्कार पीड़िता के साथ बलात्कार करता है और योगी सरकार मौन होकर तमाशा देखती है। आपने मालूम नहीं होगा, पिछले 1 महीना में उत्तर प्रदेश में 35 हत्याएं हुई है। ये उत्तर प्रदेश में योगी राज है, योगी राज कोई राज नहीं है। अनीता जी, अनीता जी वर्तमान की बात चल रही है, वर्तमान पे रहिए। अनीता जी, अनीता जी, सांप्रदायिकता फैलाने के सिवाय समस्या फैलाने आप सांप्रदायिकता की परिभाषा जानती हैं? अनीता जी, सांप्रदायिकता का मतलब होता है। चंद्रेश जी एक मिनट, चंद्रेश जी एक मिनट, चंद्रेश जी, एक मिनट सर, रविंद्र जी, चंद्रेश जी गुजारिश है। राजनीतिक पार्टी अपनी राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए धर्म ठीक का है। सहारा लेती है, उसे सांप्रदायिकता कहा चंद्रेश जी, जाता है। सांप्रदायिक पार्टी आप हैं और आप आगे दूसरे पर लगा रहे हैं। इस तरह से डिबेट आगे क्या बढ़ पाएगी? आप उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिनसे कोई लेना देना नहीं। अनीता जी, दूसरी तरफ चली जाएगी डिबेट। अनीता जी, ये सांप्रदायिकता का मुद्दा बाद में उठा लीजिएगा, अभी बजट पर बात हो रही है। किसने कितना काम किया है, पिछले बजट से क्या उम्मीदें पूरी हुई हैं, उन पर जवाब ले लेते हैं ना। अगर इस तरह की चीज़ों पर, इस तरह के मुद्दों पर हम फिर कभी डिबेट कर लेंगे। अभी जो विषय चल रहा है उस पर हम जरा सवाल जवाब ले लें, ताकि जनता तक सही संदेश पहुंच जाए और समझ में तो आ जाए सही क्या, गलत क्या, फ़ायदा क्या, नुकसान क्या। चंद्रेश जी के सवालों का जवाब क्या देंगे आप? अनीता जी, फिर मुझे यामिनी जी के पास जाना, बताइए। देखिए, सबसे पहले आज चंद्रेश जी ने जो बोला है, इन्होंने कहा है कि इन्होंने क्या किया, ये बताइए। 70 साल आपकी गवर्नमेंट रही, आप है ना बिजली दे पाए। चंद्रेश जी एक मिनट, जवाब दे रही हैं आपकी बात का। शौचालय दे पाए, जब हमने शौचालय की बात की तो उसका मजाक नहीं, वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, वो गोरखपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जो खड़ा करने की कोशिश की गई। वहाँ मेट्रो की बात हुई, सड़कों की बात हुई, वो पूरी नहीं हो पाई है ना। बजट सत्र में बातें हुई लेकिन वो चीजें पूरी नहीं हो पाई अभी तक। क्यों नहीं हो पाई? आज देखिए, आज 5 साल में हमारी जब मोदी सरकार आज सरकारों का योजनाएं आप देख लीजिए, लीडर साहब गरीबों के पास पहुंच जाए ये योजनाएं। पहले इनके ही राजीव गांधी कहते थे हम 100 रुपए भेजते हैं, 10 रुपए पहुंचते हैं, और आज इनके नेता भ्रष्टाचार की जमानत पे है बाहर। सब मालूम है कितना भ्रष्टाचार, कितनी इनकी अराजकता और कितना आतंकवाद फैला हुआ था इनकी गवर्नमेंट में, सबको पता है। आज कांग्रेस के क्यों ये हाल हुआ है, इनको पता होना चाहिए। और हम पे आरोप लगाते हैं, अरे खूब बोले छलनी बोले बात सकते, शर्म आनी चाहिए इनको। चलिए यामिनी जी, आपके पास आना चाहेंगे। अगर बेहतर बजट की बात कही जाए तो हम बेहतर बजट किसे कहेंगे? और सवाल एक ये भी बनता है कि जो अभी तक क्या ऐसी कार्य योजना डेवलप हो पाई है कि बजट से पहले परियोजना का प्रारूप तय हो जाए, दिख जाए? क्या लगता है आपको? देखिए, एक बेहतर बजट वही होगा जो सबसे वीकेस्ट और पोरेस्ट ऑफ द पुअर है उस तक पहुंच सके। जो गरीब तबके का व्यक्ति है उसे अगर वो फायदा पहुंचा सके, वो एक बेहतर बजट होगा। वो उसको उम्मीद जगा सके, उसके लिए आगे आने वाले रोजगार जगा सके या आगे आने वाले जीवन में उसे सिक्योर कर सके, वो एक बेहतर बजट है। और अगर आप देखें तो जितने भी बजट आए हैं केंद्र सरकार के या यूपी सरकार के, उस सभी में सामाजिक दायरों को मजबूत किया गया है, चाहे वो महिला सुरक्षा से लेकर के हो, चाहे वो श्रमिकों को पेंशन देने की हो, चाहे वो फार्मर्स तक पहुंच। लेकिन इसमें तो क्वेश्चन मार्क तब उठ जाता ना, जब महंगाई दर बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये तो आंकड़े बता रहे हैं ना। जी देखिए, जो बेरोजगारी बढ़ी है वो कोविड के दौरान बढ़ी है, उससे पहले की नहीं बढ़ी है। अगर आप देखिए, माफ करिए, आपके अर्थशास्त्र हमें संदेश है, कैसे आपने अर्थशास्त्री लिख लिया। अभी मैं आपको केंद्र सरकार के बजट की एक बात बताता हूँ। कोविड काल में लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई, लोगों के आय में कमी हुई, फिर भी इनकम टैक्स में कोई रिलीफ नहीं दिया गया, जबकि उद्योगपतियों का करोड़ों हजारों रुपया माफ किया गया। इनकम टैक्स में नई प्रणाली। चंद्रेश जी आ रहे हैं आपके पास? अगर आपके पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। पहले यामिनी जी को बोलने दीजिए।
एक मिनट यामिनी जी, जरा बीच में आप रुको, मैं रुकूंगा। आप ये बताइए, बहुत गंभीरता पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक जवाब दीजिएगा। और साथ साथ एक इक्वेशन होता है कि इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। यदि लोगों की आय नहीं बढ़ रही है, 3 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवाई, 60 लाख लोगों ने रोजगार की उम्मीद ही छोड़ दिया, और महंगाई के कारण लोगों का कंजप्शन भी कम हो रहा है, बैंकों में सेविंग नहीं है, और जो बचा हुआ सेविंग है वो इनके चुनिंदे उद्योगपति पैसा लेकर भाग रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में निवेश की क्या संभावना बनेगी? जरा बताइए। देखिए 1.3 बिलियन का आप सुनिए, अब आपने जवाब दे रही हो, सुनिए थोड़ा सा चंद्र जी वो जवाब दे रही हैं, आप जवाब तो सुनिए। एक ऐसी सरकार है जिसने कोविड के दौरान लोगों की जान बचाई, वैक्सीन लाई, लोग आज अपने काम पर वापस जा पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, पैसा कमा पा रहे हैं, और आगे रोजगार के भी एवेन्यूज दे रही है इन्वेस्टमेंट के द्वारा। काफी हद तक कोशिश की है कि रोजगार बढ़े, बाहर के लोगों से और अपने लोगों से निवेश बढ़ा करके कोशिश ये भी की गई। अगर आप देखें केंद्रीय, अगर मैं आपको बता रही हूँ चंद्र जी, एक मिनट सुनिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन दिस कंट्री, हाउ कैन इट पॉसिबल दैट? आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी IMF जो है, चंद्र जी आप सुनिए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, वहाँ निवेश की क्या संभावना है? आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कहते हैं। चंद्र जी सुन तो लीजिए कम से कम, ये आप उसके बाद एक एक कर जवाब दीजिएगा ना। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी IMF के द्वारा भी इंडिया सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जिसमें माना जा रहा है 8.2% की ग्रोथ पाई जाएगी। यूपी सरकार में भी जो ग्रोथ रेट है वो 11% है 2015 से लेकर के 2021 में। ये ग्रोथ रेट पाना मुश्किल काम है। निवेश के लिए जरूरी है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जिससे सुचारू रूप से निवेश बढ़ सके। अगर आप देखें, और साथ के साथ सामाजिक दायरों में भी लोगों को व्यवस्था ऐसी मिले जो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। PM जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, PM आवास योजना, आपके जितनी भी ऐसी योजनाएं हैं उन लोगों ने सामाजिक दायरों को बढ़ाया है। महिलाओं को कोविड के दौरान आत्मनिर्भर 1 अभियान, 2 अभियान और 3 अभियान, उसके अंदर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन दी गई। जहां तक आप महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई संसार भर में है, और वो भी जो वॉर चल रही है यूक्रेन और रशिया की, उसकी वजह से है। ये हमारे अंतरीय कारणों की वजह से नहीं है। अंतरीय कारण तो काफी हद तक सुलझाए गए कोविड वैक्सीन ला करके। ये एक ऐसा देश रहा जो वैक्सीन लेकर आया और इतनी बड़ी संख्या में, जनसंख्या में उसे मुफ्त में लोगों तक पहुंचाया। एक बड़ी उपलब्धि है। लोगों की जान है उनके पास, उनके पास रोजगार है, एक बड़ी उपलब्धि है। सुरक्षा के माध्यम में जितनी सरकार ने कोशिश की है रिफॉर्म्स लाने की, चाहे वो GST के माध्यम से हो, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन, ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से हो, ताकि लोग अपने आगे बढ़ सके, डिजिटलाइजेशन से हो। आज कोई भी सरकारी व्यक्ति पैसा नहीं मांग सकता क्योंकि उसे पता है उसकी रिपोर्ट हो जाएगी। कंप्यूटर से एकदम से पैसा जो है ट्रांसफर हो सकता है 24 घंटे के अंदर। आप कोई भी चीज अपने पासपोर्ट से लेके ड्राइविंग लाइसेंस से लेके सब कुछ अपने कंप्यूटर के द्वारा एक क्लिक ऑफ द बटन पे कर सकते हैं। और आप कैसे चाहते हैं कि आपकी जिंदगी ज्यादा बेहतर हो और उसके अंदर एक बेहतरीन रोजगार भी मिले, उसके लिए निवेश जरूरी है, और जिसके लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को आपकी व्यवस्था में विश्वास होना जरूरी है, जो इस सरकार ने जगाया है। चलिए, कई चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है। सरकार का ध्यान अभी उस तरफ है, और धीरे धीरे करके जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा, कानून व्यवस्था सही होगी, तो उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं वो दुरुस्त होती हुई नजर आएंगी। बजट को लेकर, और बजट किस तरह का होना चाहिए, इस प्रावधान को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बेहतर बजट वही है जिसमें जनता को सर्वोपरि रखा जाए। लेकिन सरकार के सामने कई तरह की परेशानियां आ जाती हैं, चाहे कोविड से जुड़ी हो, महंगाई की जुड़ी हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देश इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, जिससे भारत भी जूझा, लेकिन किस तरह से पार पाया इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। और उन्हीं सब चीज़ों को और उन्हीं के सवालों को के जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। भुवन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, चूंकि जब बात कही यामिनी जी ने तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल साफ कर दी कि सरकार की एक्चुअल में नीयत क्या है। पहले इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कानून व्यवस्था को लेकर बातें बहुत होती थी, विचार बहुत किए जाते थे, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होती थी, इसलिए उतने बेहतर परिणाम निकलकर सामने नहीं आ पाते थे।
इस बार सरकार जो कहती जा रही है उस पर धीरे धीरे करके अमल भी कर रहे हैं, चाहे डिजिटाइजेशन की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन कोविड से तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये ऐसी समस्या थी जिससे हर देश जूझा, तो भारत भी उससे जूझा है, तो उससे उभरने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। जैसे जो मैं अभी आपकी जो इकोनॉमिस्ट यहाँ पर बैठी है प्रोफेसर यामिनी जी, इनके इस्तीफा तभी को लगता है जो भी इनका अर्थशास्त्र का अध्ययन है, मेरे को जो कहना नहीं चाहिए लेकिन मुझे मजबूरी में कहना पड़ता है क्योंकि जो इनके आंकड़े हैं वो जमीनी हकीकत से बहुत दूर है और ये केवल कागजी आंकड़े पेश करने का काम कर रही है, क्योंकि भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार जो जिस तरह का वो आंकड़े प्रस्तुत करती है उस तरह की भाषा है इसकी, और इनकी भाषा शैली किन चीजों को कागजी आंकड़े बता रहे हैं? मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। निश्चित तौर पे जो बेरोजगार, जैसे हमारे कांग्रेस के साथी ने भी मुद्दा उठाया था, जैसे यहाँ पर हम लोग जैसे कि रोजगार के स्तर पर जितने अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, रोजगार जितने हैं उनका जिनका ध्यान नहीं है। क्या स्थिति है आज के समय में, हर परिवार में कम से कम अगर 5 परिवार है तो 3 सदस्य बेरोजगार है। ये स्थिति आज देश की और प्रदेश की हो गई है, इसको इन्होंने जिक्र नहीं करा। इसके अलावा हम ये देख पा रहे हैं कि रोजगार कोई व्यक्ति विशेष लोग अमीर होते जा रहे हैं और कुछ लोग गरीब होते जा रहे हैं, और सरकार लगी है किसी एक व्यक्ति उद्योगपति को नंबर 1 विश्व का बनाने का, एशिया का बनाने का। इस तरह से देश का प्रोजेक्ट चल रहा है, इस तरह से दिक्कत है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अब बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल में कहना चाहता हूँ, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जब उनकी सरकार थी इकाना स्टेडियम बनाया, और इकाना स्टेडियम में हिंदुओं के बच्चे, मुसलमान के बच्चे, सिख के बच्चे, ईसाई के बच्चे खेल रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी को, अगर ये इकाना स्टेडियम नहीं बना होता तो ये लोग शपथ कहाँ खेलते? ये उधार की जिंदगी जीने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। दूसरे के आपका कहने का मतलब उससे पहले कोई स्टेडियम था ही नहीं। निश्चित तौर पे आप देखिए ना, आज आपको उनका शपथ ग्रहण समारोह वहां पर हुआ। ये हमारे नेता का बड़ा विजन है, हमारे नेता की विकास की सोच है, एक इंजीनियर की सोच है कि उन्होंने एक ऐसी चीजें बनाई कि विपक्षियों को शपथ लेने तो ग्रीन पार्क स्टेडियम को नकार देंगे आप? वो तो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। कौन? ग्रीन पार्क स्टेडियम को भी आप नकार देंगे? मैं कह रहा हूँ ना, इकाना स्टेडियम बनाया, स्टेडियम तो है ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इकाना स्टेडियम में हिंदुओं के बच्चे खेलते हैं, मुसलमानों के खेलते हैं, सिख के खेलते हैं, ईसाई के? हमारी जो सोच है वो समाज के लिए, हमारे नेता ये लोग तो अरे मैडम उनको क्या अनिता जी, एक अनिता जी बोलने दीजिए, ऐसे डिबेट अलग चली जाएगी। अनिता जी आपके पास आ रहे हैं ना, आपको समय देंगे, आपको काफी वक्त दिया बोलने के लिए। ये गलत विषय है, इनको ये बिल्कुल अंतर में मिल रही है। हमें बात को नहीं आप क्या विपक्ष, मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी को, आपकी बात विपक्ष ऐसा नहीं है, विपक्ष बहुत मजबूत हो चुका है। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर मोदी जो कहता इस बार न सड़क सुनी रहेगी, न सदन को हमारा होने देंगे। चंद्रे जी, आपको कहाँ प्रॉब्लम नजर आ रही है जो आप यामिनी जी की बातों से सहमत नहीं है? जब यामिनी जी ने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की नीति की नीयत की बात करी तो आपको कहाँ पर लग रहा है दिक्कत है? बड़ी ईमानदारी पूर्वक यामिनी जी को हम एक चीज समझा देना चाहते हैं जी। मोदी सरकार जब 2014 में सत्ता में आई थी तो उन्होंने जो अटैक किया था वो डीजल पेट्रोल की प्राइसेस पर किया था और इन्फ्लेशन पर, महंगाई पर अटैक किया था। लेकिन 2014 से लगातार डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ती चली गई और देश में महंगाई भी उसी अनुपात में बढ़ती चली गई। मोदी सरकार ने कहा कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज देश में 3 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई है और 60 लाख लोगों ने रोजगार की उम्मीद छोड़ दी है। इन्होंने बहुत बढ़िया कार्यक्रम लेकर आया, स्मार्ट सिटी मिशन। हम लोग भी विपक्ष में बैठकर ये सोचते थे कि स्मार्ट सिटी मिशन से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर आएंगे। लेकिन देश के अंदर एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बना। इन्होंने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया लेकर आए। नहीं तो किसका बजट आपको बेहतर नजर आ रहा है? समाजवादी पार्टी का बेहतर नजर आया या बीजेपी का बेहतर नजर आया? सुन लीजिए, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया फेल हो गया। इन्होंने मेक इन इंडिया कार्यक्रम लेकर आए। उम्मीद था कि अभी यूपी की हम बात कर रहे हैं सर, यूपी के बारे में थोड़ा बात कर लीजिए। यूपी उससे अलग नहीं है। सुन लीजिए, पूरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रोफेसर भी हैं और अर्थशास्त्री भी हैं। जब इन्होंने लेकर आए मेक इन इंडिया कार्यक्रम और
चाइना में और अमेरिका में जब ट्रेड वार लगा तो हमें लगा कि चाइना और अमेरिका दोनों से भारत में निवेश बढ़ने की संभावनाएं हैं, क्योंकि वहां से चाइनीज कंपनियां भागी और यहाँ से अमेरिकन कंपनी। लेकिन कोई कंपनी भारत में नहीं लगा और मेक इन इंडिया कार्यक्रम कंप्लीटली फेल हो गया और देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101वें पायदान पर चला गया, जहां 5 साल से कम उम्र के बच्चे भूख से, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। यदि प्रोफेसर यामिनी जी को लग रहा है कि देश आगे बढ़ रहा है तो जीएसटी के मार के कारण घरेलू उद्योग बर्बाद हो गए हैं यामिनी जी। और जिस आपने नोटबंदी की बात कर रही है, नोटबंदी में 99.95 समथिंग पैसे वापस आ गए, तो ब्लैक मनी था कहाँ, ब्लैक मनी गया कहाँ? और यदि विदेशी कर्जों को जोड़ लिया जाए तो पता चलेगा एक्सेस पैसा हो जाता है। सरकार ने ब्लैक मनी को क्रिएट किया। स्विस बैंक में भारतीयों का काला धन दोगुना हो चुका है और प्रत्येक भारतीय पर 2014 से यदि 2022 की तुलना करें तो प्रत्येक भारतीय पर 1 लाख रुपए का कर्ज है, यानी विदेशी कर्ज भी दूना हो। नहीं तो ये जो चीजें आप बता रहे हैं, चंद्रेश जी एक मिनट, चंद्रेश जी जो चीजें आप बता रहे हैं, अगर प्रदेश का बजट आपको लगता है बेहतर तैयार होता है तो कांग्रेस अपने राज्यों में क्यों नहीं उस बजट को पूरी तरह से पेश कर लेती है? एक तस्वीर ऐसी दिखा दे दूसरे प्रदेशों के लिए आईना साबित हो। राजस्थान की आप तस्वीर देख लीजिए ना, क्या कितना डेवलपमेंट कर दिया आपने। एक मिनट का समय दीजिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अनीता जी एक मिनट, अनीता जी चंद्रेश जी हमें जवाब दे दें। इनके दोनों नेता चाहे राहुल गांधी चाहे सोनिया गांधी हो, किसकी बेल पे बाहर है? ये यही पे बहुत आरोप लगा रहे हैं। आप पहले हमसे बात कर लीजिए, उसके बाद राहुल गांधी से बात करिएगा। राहुल गांधी बहुत ऊंची चीज है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। राहुल गांधी को समझने के लिए विश्वविद्यालयों में पढ़ने पड़ते हैं। वो यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बस की हैसियत नहीं है वो राहुल गांधी के बारे में बात कर पाए। अनीता जी एक मिनट, अनीता जी जो वाजिब सवाल है वो पूछ लीजिए। राहुल गांधी पर आप पहुंच गई। बात ये है कि कई, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। अनीता जी सुन लीजिए, अनीता जी जब बात जीएसटी को लेकर चलती है तो राज्य और केंद्र के बीच में एक लकीर खींचती है। राज्य कहते हैं कि केंद्र जो है जीएसटी का पैसा जो हमारा हक है वो वापस नहीं करती। महंगाई को लेकर अक्सर बातचीत चलती है तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। ये आरोप लगता रहा है कि केंद्र पर राज्य सरकारें हमेशा आरोप लगाती आई हैं कि 4 कदम आगे जाते हैं, 1 कदम पीछे आ जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लेकर केंद्र और राज्य के बीच में लकीरें खिंची हुई हैं। और जो पैसा देने की बात करती है कि जो प्रदेश को पैसा दिया जाना चाहिए, जिससे उम्मीदें रहती हैं राज्यों की टिकी केंद्र पर, वो पैसा भी उन्हें नहीं मिल पाता है। देखिए ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज ये आरोप लगा रहे हैं, इनसे पूछिए कि जब इनकी सरकार थी क्या सारे लोग रोजगार थे? सब लोग, कोई बेरोजगारी थी नहीं। सारी भारतीय जनता पार्टी से तभी बेरोजगारी शुरू हुई। और क्या इनके समय में 50 रुपए किलो, उस जमाने में आज से 15 बेरोजगारी कब नहीं थी? सुन लीजिए, बेरोजगारी कब नहीं थी? यही तो पूछे जो आज ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी। हम लोग ने बेरोजगारी, हम कह रहे हैं 50 रुपए किलो प्याज। वो ये नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आपने जो रोजगार दिलाने की बात कही थी, जो रोजगार की बात की जाती है, महिलाओं को हक की बात कही जाती है, किसानों के हक की बात करती है, वो कहाँ है? रविंद्र जी आज महिलाओं के समूह बन रहे हैं, महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है और सबको रोजगार दिए जा रहे हैं, उनको लोन दिया जा रहा है। रोजगार सबके पास है, कोई बेरोजगार नहीं है। चलिए, मैं मानती हूँ कि सरकारी नौकरियां नहीं मिल पा रही है। यामिनी जी इसमें एक सवाल जो था, गंभीर प्रश्न था जो छुप गया था इस डिबेट में, हम आपसे ये समझना चाहेंगे यामिनी जी कि हमने ये बात की कि अभी तक क्या ऐसी कोई कार्य योजना डेवलप हो पाई है जिसमें बजट से पहले परियोजना का प्रारूप फाइनल हो जाए? इस तरह की स्थितियां जो हैं अभी सरकार डेवलप नहीं कर पाई हैं कि एक तस्वीर दिख जाए, समझ में आ जाए और उसके ऊपर पूरी तरह तन्मयता के साथ काम शुरू हो जाए। जी देखिए, हर एक सरकार अपनी प्राथमिकताएं पहले बताती है और बहुत समय तक उसको साथ ही चलती है। अगर आप यूपी सरकार की भी प्राथमिकता देखें तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बनाने की है 2027 तक। कोशिश यही की गई है कि जो बुनियादी जरूरतें हैं उन्हें मजबूत किया जाए ताकि लोगों तक सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा और सस्ते दामों तक पहुंच सके। कोशिश ये भी की गई है कि जो जैसे मैंने कहा
कि सामाजिक सुरक्षा है उसे बढ़ाया जाए। कोशिश ये भी की गई है कि निवेश के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है उसे लाया जा सके। लेकिन कोशिशें नाकामयाब हुई ना, वो ये कहना चाह रहे हैं विपक्षी दल, कोशिशें नाकामयाब हुई। 11% ग्रोथ और समाजवादी पार्टी की तरफ से ये भी यामिनी जी आरोप लगाए गए, यामिनी जी समाजवादी पार्टी की तरफ से ये भी आरोप लगाया कि MOU तो बहुत साइन हुए लेकिन है कहाँ रोजगार। जी देखिए, रोजगार की जो स्थिति है वो नजर आती है। अगर आप देखें कि जितने लोग जो है अपने काम पे जा रहे हैं, आज कोशिश की जा रही है निवेश के माध्यम से। अगर आप देखें तो कितनी ही जापान या US के साथ इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज साइन की गई है। एक बात और गंभीर कही चंद्र जी ने कि छोटे उद्योग तो बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं, जो अमीर है वो अमीर होता है, बड़े व्यापारी बढ़ रहे हैं। ये गलत संदर्भ है, क्योंकि आप अगर कहें कि GST के माध्यम से GST के माध्यम से छोटे व्यापार खत्म हुए हैं, वो गलत है। क्योंकि छोटे व्यापारों को सबसे ज्यादा फायदा है कि उन्हें किसी डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट नहीं जाना टैक्स भरने के लिए या चीजें करने के लिए। आज वो अपने ही कंप्यूटर पे बैठे हुए जो है सारे टैक्सेस भर पाते हैं और एक साथ छोटे व्यापारी टैक्स कैसे भरेंगे? जी आप देखिए, जब टैक्सेशन की बात आई थी, टैक्स देने की बात आई थी, उसमें जब फॉर्म भरने में ही उनको इतनी परेशानियां आ गई थी। वो कह रहे थे फॉर्म भरने में इतना समय हमारा जी अब ऐसा नहीं है, उसे काफी हद तक सिंप्लीफाई कर दिया गया है ताकि व्यापारियों को दिक्कत ना आए। और 20 लाख तक करके, जहां तक मुझे निवेश की सीमा याद है, 20 लाख तक तो किसी को GST भरने की जरूरत नहीं है। अगर 20 लाख से ऊपर है तो वो अपने लिए एक CA हायर कर सकता है। आप खुद ही सोचिए, ये एक बड़ा अमाउंट होता है, छोटा अमाउंट नहीं है। अगर आप कहें कि कोई अपने घर से व्यापार चला रहा है और आप उसको GST के दायरे में ला रहे हैं, वो तो गलत है, वो नहीं लाया जा रहा GST के दायरे में। जो व्यापार तो पहले की अपेक्षा बजट से काफी उम्मीदें, और ऐसी भी उम्मीद की जा रही है कि हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा। प्राथमिकताएं सरकार तय कर चुकी है और पिछले बजट में ये दिखा चुकी है कि उसने बहुत सारे मामलों पर काम करना शुरू किया था, लेकिन कोविड की वजह से थोड़ा सा जो है बैकफुट पे आई थी सरकार। लेकिन जो चीज़ें पीछे रह गई, जो बेहतर नहीं हो पाई, उन्हें और बेहतर करने की कोशिश की जाएगी इस बजट के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बजट में जो प्राथमिकताएं हैं वास्तविक रूप से क्या वो इस बार पूरी हो पाई हैं? क्योंकि अब बहुत सारे रास्ते साफ हैं। कोविड जैसी बीमारी से भले ही देश निपटा हो, लेकिन अब क्या विकल्प तैयार किए गए हैं, किन चीज़ों पर होमवर्क किया गया है, इसको लेकर भी सारी चीज़ें जल्द ही सामने आ जाएंगे। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।